चलिए दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने पढ़ा था कि विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना। ठीक है, मतलब एक विद्युत द्विध्रुव दिया हुआ रहता था और उस विद्युत द्विध्रुव के कारण न उसके अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु अगर P स्थित है न, तो उस पे विद्युत विभव ज्ञात करना। आज का मेरा टॉपिक रहेगा कि विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में कोई अगर बिंदु P मौजूद है तो उस बिंदु P पर क्या ज्ञात करना? विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। पिछले क्लास में पढ़े थे हम लोग विद्युत विभव ज्ञात करने के बारे में, और अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के बारे में। ठीक है ना, विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। इसका इंग्लिश है, ऊपर मैंने लिख दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल पोजीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो चलिए देखिए, मैं समझा रहा हूं कि आपको ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया हुआ है। ठीक है ना, बाकी ये जो आल जाल आपको इतना फिगर दिखाई दे रहा है वो सब ध्यान मत दीजिएगा, सिर्फ आप इलेक्ट्रिक डाइपोल पे गौर कीजिए। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया हुआ है, माइनस चार्ज प्लस चार्ज एल एल, इसका केंद्र ओ है। तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति तो मैं बता दिया हूँ, अक्षीय स्थिति किसको बोलते हैं कि बिंदु P जो रहेगा ना, माइनस क्यू और प्लस क्यू को मिलाने वाली रेखा पर ही रहता है तो उसको अक्षीय स्थिति बोला जाता है। ठीक है ना, अगर बिंदु P न माइनस और प्लस चार्ज दोनों को मिलाने वाली रेखा पर ही रहता है तो उस बिंदु P को अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। तो ये विद्युत द्विध्रुव के कारण न अक्षीय स्थिति में ही है ना बिंदु P। देखिए इसी लाइन पे न बिंदु P स्थित है, यही है कि उसको डॉटेड लाइन से बढ़ा करके बिंदु P आगे स्थित है ना, लेकिन है तो इसी के लाइन में, इसी के सीधा में है, तो अच्छी स्थिति में। तो अब P बिंदु पर इस द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है ना, चलिए सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं आपको यहाँ पर कि जैसे देखिए O है और O से ना बिंदु P की दूरी को हम कितना मान लिए? R मान लिए हैं। O से P की दूरी को R मान लिए। तो अगर A से P की दूरी मापा जाए, A से P की दूरी मापा जाए तो कितना होगा? देखिए O से P की दूरी को R माने हैं, तो A से P मापिएगा, A से P अगर मापिएगा तो देखिए ये वाला L दूरी बढ़ जाएगा ना, O से P को हम लोग R मान लिए। ठीक है, तो A से P अगर हम लोग मापेंगे तो ये वाला दूरी बढ़ जाएगा। ठीक है ना, मतलब A देखिए, A के सामने यहाँ पे हम कर रहे हैं A से P, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी R है, तो इतना बढ़ेगा, तो इतना माने कितना बढ़ेगा? L बढ़ जाएगा ना, और जब L बढ़ जाएगा तो हम क्या लिखेंगे? R में L जोड़ देंगे, तो A से P की दूरी R प्लस L हो जाएगा। फिर उसी प्रकार B से P की दूरी कितना होगा? R माइनस L होगा। कैसे? अरे भैया O से P की दूरी R है, O से P की दूरी R है, तो B से P की दूरी कितना होगा? तो ये वाला L जो है, L आपको R में से घटा देना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ की दूरी R है ना, और आपको निकालना है यहाँ से यहाँ की दूरी, मतलब सामने देखिए कहाँ से कहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी निकालना है, तो इतना दूरी घटाना पड़ेगा। तो इतना दूरी घटाने का मतलब क्या है कि आपको L घटाना पड़ेगा। ठीक है ना, सामने देखिए L है, इतना दूरी मतलब किसके बराबर हो गया? L के बराबर, तो R में से L घटा दीजिए, R माइनस L। ठीक, तो अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे कि अगर P बिंदु पर इस विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र आपको ज्ञात करना है तो कौन सा काम करेंगे? आप दिमाग लगाइए, और दिमाग आपका सही जगह पे लग रहा है कि जी पहले हम लोग क्या करेंगे? प्लस Q आवेश के द्वारा P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, और फिर माइनस Q आवेश के द्वारा P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। बस याद रखिएगा कि यहाँ जोड़ने के लिए सदिश विधि का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र जो होता है ना, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि होता है।
समझ में आया? एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि प्लस क्यू आवेश के द्वारा पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, माइनस क्यू आवेश के द्वारा पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे और दोनों का सदिश योगफल कर देते हैं। तो चलिए, जो मैंने बात आपको बताया अब मैं वही बात को यहाँ पर लिखित रूप में समझा देता हूँ कि हमें पी बिंदु पर क्या विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अतः इसके लिए हम पी बिंदु पर प्लस क्यू तथा माइनस क्यू दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया ही, और उन्हें जोड़ देंगे और जोड़ने के लिए सदिश विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं एक बात बता रहा हूं कि चूंकि विद्युत क्षेत्र अगर आपको निकालना है तो विद्युत क्षेत्र का दिशा को दिखाना जरूरी होता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है। विद्युत विभव अगर निकालते हैं तो दिशा दिखाना जरूरी नहीं था, लेकिन क्षेत्र निकाल रहे हैं तो दिशा दिखाना जरूरी है। तो मान लेते हैं यहाँ पर देखिए, अब माना कि विद्युत द्विध्रुव का जो अक्ष है एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा की ओर निर्देशित है। मतलब विद्युत द्विध्रुव का जो अक्ष है वो एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा की ओर निर्देशित है। देखिए ये क्या है, पूरा ये एक्स एक्सिस है, ये वाला क्या होता है वाई एक्सिस है। तो ये एक्स का धनात्मक दिशा न हुआ मूल बिंदु के दायां तरफ, एक्स का धनात्मक सीधा इधर ऋणात्मक, वाई का धनात्मक, वाई का ऋणात्मक। तो ये कहाँ पर है, देखिए हम लोग मान लिए कि विद्युत द्विध्रुव का ये जो दिशा है ना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या विद्युत द्विध्रुव का दिशा किधर है, एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा तरफ है। मतलब ये वाला यहाँ से यहाँ तक का जो अक्ष ऐसे आपको दिखाई दे रहा है ना, ये अक्ष वो किधर है, वो अक्ष जो है आपका एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में लिए हैं। ठीक है, और इसीलिए उसको हम किससे डिनोट किए हैं, आई कैप से दिखाए। बताया गया है ना, एक्स एक्सिस में एक्स अक्ष में इकाई सदिश आई कैप होता है, तो दिशा दिखाने के लिए आई कैप का प्रयोग कर लिए हैं। ठीक है, तो अब चलिए टू द पॉइंट हम लोग आते हैं कि अब प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो विद्युत क्षेत्र को मान लेते हैं कि वो E1 है। विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला कितना होता है, 1/4πε0 Q/r² होता है, सबको पता है ना। तो 1/4πε0, अब आवेश क्या है प्लस क्यू, तो प्लस क्यू है तो Q/r²। तो प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P की दूरी कितना है, BP। ठीक है ना, अरे बी से पी ही दूरी न होगा प्लस क्यू आवेश के कारण। तो हम क्या कर दिए यहाँ पर क्यू बटा में बीपी का स्क्वायर कर दिया। और आई कैप क्यों लगा है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का दिशा जो है वो इधर की ओर होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अरे आपको अगर किसी भी बिंदु पर न विद्युत क्षेत्र के दिशा को देखना रहता है तो आप कैसे देखते हैं, वहां पर उस बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण आवेश को रख दीजिए और प्रति एकांक परीक्षण आवेश जिस दिशा की ओर भागने लगेगा वही विद्युत क्षेत्र का दिशा होगा। तो बताइए प्लस क्यू आवेश को हम पी बिंदु पर रख के देखते हैं, तो ये प्लस क्यू आवेश इस प्लस क्यू आवेश को क्या करेगा, धक्का देगा, आपको इधर की ओर भगाएगा। तो धक्का इधर की ओर देगा तो विद्युत क्षेत्र का दिशा किधर हो गया, इस दिशा में हो गया। और इस दिशा को हम लोग क्या बोलते हैं, आई कैप। तो इसलिए हम यहाँ पे आई कैप लिख दिए। ठीक, तो चलिए इसी को आगे लिखते हैं 1/4πε0 Q/BP का स्क्वायर। तो BP का वैल्यू हम ऊपर बता दिए, देखिए BP है तो BP का वैल्यू कितना है R-L। तो BP का स्क्वायर कितना हो जाएगा, R-L का होल स्क्वायर। आई कैप वैसा ही रह गया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया इसको। अब तथा माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, तो 1/4πε0 इसको ये 2 मान ली है, तो 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, देखिए यहाँ माइनस Q/r² हम नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि माइनस, देखिए विद्युत क्षेत्र का इतना दूर जो है ये परिमाण बता रहा है। ठीक है, परिमाण बता रहा है, इसलिए हम यहाँ पर क्यू ही रखेंगे, माइनस क्यों नहीं। ये माइनस साइन जो है यहाँ पे हम लोग रख लिए जो कि दिशा को दिखाएगा। ठीक है, माइनस आई कैप, तो Q/r²। तो r कितना हो जाएगा ना, माइनस क्यू आवेश ए पे है तो ए से पी की दूरी, तो ए पी हो जाएगा ना, ए से पी की दूरी, तो ए पी का स्क्वायर कर दिए और माइनस आई कैप दिए हैं। माइनस आई कैप जनाब क्यों दिए हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए ना। क्योंकि देखिए अगर हम प्लस क्यू आवेश को यहाँ पर रख के देखते हैं कि माइनस क्यू आवेश के द्वारा पी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका दिशा किधर होगा,
तो प्लस क्यू आवेश को हम यहाँ पर रख करके देख लिए, तो प्लस क्यू आवेश को अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो माइनस क्यू आवेश, ये प्लस क्यू आवेश को अपना तरफ क्या करेगा, घींचेगा ना। प्रत्येकांक परीक्षण आवेश को रख के देख रहे हैं तो ये इधर की ओर घींचा रहा है, तो P बिंदु पर माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का दिशा किधर हो जाएगा, इधर की ओर हो जाएगा ना। प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर और माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर। तो इसके दिशा को E1 जो विद्युत क्षेत्र था उसके दिशा को आई कैप से दिखाए हैं इधर की ओर। तो E2 जो है उसको विपरीत न जा रहा है, तो विपरीत जा रहा है तो आई कैप को किससे दिखाएंगे, माइनस आई कैप से दिखाएंगे, माइनस आई कैप दिखाएंगे ना। और इसी वजह से हम यहाँ पर माइनस आई कैप का प्रयोग किए हैं। अब ये 1/4πε0 क्यू के जगह क्यू। अब AP का वैल्यू, तो AP का वैल्यू कहाँ से रखिएगा, AP का वैल्यू R+L है ना, तो R+L का होल स्क्वायर कर दिए माइनस आई कैप, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। बात समझ में आया। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब कुल विद्युत क्षेत्र अगर निकालना है तो हम क्या करते हैं, दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं। तो देखिए ना, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम लोग क्या कर दिए, जोड़ दिए बाई। अब समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को जोड़ने पर कुल विद्युत क्षेत्र, तो कुल विद्युत क्षेत्र मान लें E है तो E वेक्टर बराबर E1 + E2 ना। E1 का वैल्यू आप लोग देख लीजिए, ऊपर से कितना रख रहे हैं, 1/4πε0 Q/R-L का होल स्क्वायर आई कैप, तो ये रख दिए हैं 1/4πε0 Q/R-L का होल स्क्वायर आई कैप। E2 का वैल्यू 1/4πε0 कहाँ से, E2 का वैल्यू 1/4πε0 Q/R+L का होल स्क्वायर माइनस आई कैप यहाँ पर रख दिए। दोनों में कॉमन देखिए तो 1/4πε0 Q दोनों में कॉमन है, 1/4πε0 Q इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो कॉमन ले लिए। अब यहाँ पर बचेगा आपका 1/R-L का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस कर दिए, यहाँ पर 1 बचेगा और R+L का होल स्क्वायर बचेगा। I और I दोनों में कॉमन था तो आई कैप हम इधर की ओर कॉमन ले लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेने के बाद अब हम लोग क्या कर दिए, 1/4πε0 Q ऐसे ही रख दिए, इन लोग का एलसीएम लिए R-L का होल स्क्वायर इंटू R+L का होल स्क्वायर। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो R+L का होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, फिर माइनस का साइन देंगे, R+L का होल स्क्वायर से ये वाला R+L का होल स्क्वायर कट जाएगा तो R-L का होल स्क्वायर यहाँ पे लिखा जाएगा, आई का वैसे ही है। फिर 1/4πε0 इंटू Q और ये A+B का होल स्क्वायर पे तोड़िए तो A² + B² + 2AB माइनस का साइन दे देंगे, फिर ब्रैकेट में A - B का होल स्क्वायर तो A² + B² - 2AB उस फार्मूला पे तोड़ दिए। तो अब देखिए ये एक बात बताइए, ये R-L का भी स्क्वायर है और R+L का भी स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों को एक ब्रैकेट में गुना कर दिए और दोनों को एक ही साथ स्क्वायर करके लिख दिए। क्या दिक्कत है, दोनों को एक ही साथ स्क्वायर कर दिए, दोनों ये इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो दोनों को एक ही ब्रैकेट में लिख करके पूरा का स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, अब ये R² ऐसे ही हो गया, L² तो L² ऐसे ही हो गया, 2RL ऐसे ही हो गया। अब -R² - L² माइनस माइनस प्लस 2RL, इसलिए R² से -R² कट गया, L² से -L² कट गया। अब देखिए तो A - B और A+B क्या होता है, A² - B² फार्मूला पे लग गया और इतना का 2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इन लोग कटने के बाद 2RL और 2RL कितना बच जाएगा, 4RL R² - L² का होल स्क्वायर आई कैप बच गया और 1/4πε0 इंटू Q ऐसे ही रह गया, फिर 1/4πε0 इंटू Q। अब 4RL को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे आप लोग 2L × 2R ऐसा तो लिख ही सकते हैं, क्यों, क्योंकि 2 दूना 4 R और L आ ही जाएगा। ऐसा लिख क्यों रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि Q × 2L जो होता है, हम लोगों को पता है कि Q × 2L क्या हो जाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ाया था ना कि Q × 2L बराबर P होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में, तो इसलिए यहाँ P रख दी और P × 2R बटा R² - L² का होल स्क्वायर और ये 2PR हो जाएगा बटा R² - L² का होल स्क्वायर आई कैप हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए इसके बाद अब हम आप लोग को बता रहे हैं कि अब मान लेते हैं इसमें कि ये L जो है L R के तुलना में बहुत 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 नगण्य हो, मतलब बहुत छोटा हो। यदि माना कि R के तुलना में L नगण्य हो, अर्थात L लेस देन R,
मतलब बहुत छोटा है, तो एल को हम लोग जीरो मान सकते हैं। और जब एल जीरो होगा तो एल का स्क्वायर भी जीरो हो जाएगा, और जब एल स्क्वायर जीरो हो जाएगा तो आर स्क्वायर में से यहाँ पर अगर आप जीरो को घटा भी देते हैं तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर ही बचेगा। तो अब जब यहाँ आर स्क्वायर बचेगा तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर आर के पावर 4 हो जाएगा। तो आर से आर यहाँ काट दीजिए, आर का क्यू हो जाएगा। यही आपका